चैप्टर है, टॉपिक क्या है, नीट 2020 के क्रैश कोर्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में इसको खत्म करना है, इसकी थ्योरी करेंगे प्लस एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन आप लोगों का मेरे साथ बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी है जिनका नाम है एलेक्सा। आपने देखा होगा इस एलेक्सा को, तो ध्यान से देखिए। सो आज हमारे साथ एलेक्सा भी है। सो आज हम लोग इसके साथ, मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, क्यों आई हो तुम। तो फाइनली एलेक्सा से हम बात करेंगे इस बीच बीच में, और इक्विलिब्रियम का चैप्टर करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। अगर आप लोग बेहद बिल्कुल तैयार हो तो चैट सेक्शन में एक बार लिखना मत भूलना कि यस सर वी आर रेडी, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। तैयार है मेरा बच्चा पार्टी? एकदम बोलो, मेरा बच्चा पार्टी एकदम तैयार है? क्या मुझे देख पा रहा है, सुन पा रहा है? तो चलो मैं नाम लेता हूं यहां पर, एक बार चैट सेक्शन में आप हाई जरूर लिखो, मैं लाइव आ चुका हूं। और अभी हम लोग फटाफट से शुरू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं तो चैट सेक्शन में से हाय। चलो तो कौन कौन है? ओके, सिद्धार्थ है, और श्रवंती है, मोहक है, स्वीटी है, भास्कर है, आयुष है, शक्ति है, दीपशिका है, ओके, प्रांजल है, शिवानी है, और नंदिनी है, राधा है, और दीपिका है, और सोमनाथ है, फातिमा है, माज है, दीपिका है, अंशु है, हाजिम है, बहुत सारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच है फॉर कमिंग है, थैंक यू है। चलो तो फटाफट से हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। यस गाइस, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेडिसी चैनल पे, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं नीट 2020 को ऑसम बनाने के लिए, ताकि आप लोगों का क्या हो, यस सिलेक्शन हो जाए 2020 में ही, और आपको ज्यादा देखना नहीं पड़े। तो मुझे सुन पा रहे हैं ना, मुझे देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब लोगों को आवाज आ रही है क्या? और अगर आप लोगों को आवाज अच्छे से आ रही है तो प्लीज एक बार मुझे जरूर बताइएगा। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत क्लियरली सुन रहा होगा। तो चलो फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन क्या है, जरा आप चेक करो। आज का हमारा सेशन है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में जिसके आपको मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते हैं। तो अब आप ये सोच लो, जब 3 से 5 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आएंगे तो आप ये देख लो कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच अदनान खान। और सऊदी अरेबिया से भी देखते हैं बहुत सारे बच्चे, दैट्स रियली ऑसम। बांग्लादेश से भी देखते हैं, कई लोग तो दुबई से भी देखते हैं, कई कई मंगल ग्रह से भी देख रहे हैं आजकल। जहां जहां जाएंगे हम, ऑडियंस हमारी वहां वहां पर होगी। तो चलो फटाफट से इक्विलिब्रियम पर शुरू करते हैं। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल को, क्योंकि इसमें हम लोग ऑसम ऑसम सीरीज लाते हैं जिसमें आप लोगों का दिल लगा रहता है, और बेसिकली आप लोगों का कोर्स भी पूरा होता है, और एक फैमिली, एक परिवार है जो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और धीरे धीरे वो कहाँ पे पहुंचने वाला है, 1 मिलियन पे पहुंचने वाला है। तो हम लोग 1 मिलियन पे जाने वाले हैं। सो हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो फटाफट से चैनल को। एंड बैंगलोर की ट्रिप अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल, इन पे आप हमें टैग करिए, हमारी फोटो को यूज करिए, इस लोगों को यूज करिए। अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर को। कौन कौन एकदम जोश के साथ तैयार है प्लीज एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो। चैट सेक्शन में आप लिख दो एक बार, यो सर वी आर रेडी। चैट में एक बार लिख के बताओ सब लोग, यो सर वी आर रेडी, एक बार जरूर लिखो। चलो चेक करते हैं कौन कौन लिखता है। स्वीटी लिखती है बल्ले बल्ले शामा शामा, साबा साबा लिखा उसने, बल्ले बल्ले साबा साबा। ये पक्का श्रुति कहां से, मुझे लगता है पक्का श्रुति यूपी बिहार से तो नहीं बेटा। बल्ले बल्ले साबा साबा एक तो शामा शामा होता है पंजाबी में। चलो कोई बात नहीं, होता है। चलो बाकी लोग तैयार हैं सब लोग? यो यो हनी सिंह, मित्रानु, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, मेरे बच्चे लोग एकदम तैयार हैं। तो चलो फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। ओके, सो हमारे इक्विलिब्रियम का चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के सेशन का? ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमें क्या करनी है, एमसीक्यूज करने हैं, और उसकी थ्योरी पहले करनी है ताकि हम लोग एमसीक्यूज को सोल्व कर सके, है ना? तो सबसे पहले तो देखो इक्विलिब्रियम में होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे कुछ भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट। स्पेशली अगर केमिकल रिएक्शन की बात करो, केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन में कि सारी की सारी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो अब चेंज नहीं हो सकती। कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट वो चेंज नहीं होंगी, अब वो कांस्टेंट हो जाएंगी। ये नेचर में डायनामिक होता है, मतलब बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहता है, लेकिन जिस मात्रा में, जरा आप चेक करेगा, जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है, क्योंकि स्पीड इक्वल है तो जितना रिएक्टेंट था एट द एंड उतना ही प्रोडक्ट, मतलब जितना रिएक्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, अब वो चेंज होने वाली नहीं है।
तो जैसे समय बीतता जाएगा, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। समय बीतता जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो स्टेट एट विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, टाइम के साथ अगर मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। सबको समझ में आया? अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं, और अगर उनके सेम फेज नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस बोलते हैं। सबको समझ में आया? अब इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, व्हाट हैपन इन एट इक्विलिब्रियम। जैसे ये महादेवी सोच रही हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये देखो कितनी सुंदरता से सोच रही है। ओ माय गॉड, ऐसे करके सोच रही है जैसे पता ही नहीं क्या ही सोच रही हो। तो फाइनली देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। इक्विलिब्रियम पे देखिए एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जिस स्पीड से बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी उसी स्पीड से बनता है, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से अब चेंज नहीं हो रही होती हैं। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। सो इन दैट केस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप लोग याद रखोगे, कंडीशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि यहीं से आप लोग सारे फॉर्मूले ड्राइव करते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी खास बात क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। याद रख लो भैया इक्विलिब्रियम पर। और डेल्टा एच का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। और आप इक्विलिब्रियम ये देखो रिएक्शन कोफिशिएंट को क्या लिखते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर लिख देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायनामिक होता है नेचर में। डायनामिक का मतलब क्या होता है? ये समय के साथ चेंज होता दिखेगा लेकिन चेंज होता नहीं है। मतलब समझिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कंटिन्यूसली बन रहा है लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जरा समझिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कंटिन्यूसली बन रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, केपी और केसी के बारे में जानते हैं। केसी का मतलब होता है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखते हो किनकी टर्म्स में? कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म्स में। केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप प्रेशर की टर्म्स में लिखते हो, क्योंकि आपको पता है किसी भी गैस के लिए आप प्रेशर और कंसंट्रेशन में किसी भी गैस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? आप पढ़े हो ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़े हो कि नहीं? पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी, सब पढ़े होगे। और अगर मैं यहां पर एन की जगह पे देखो जरा, कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं? पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी कर दूं, और हमें पता है कि एन बाई वी क्या होता है? सी होता है, तो पी इक्वल्स टू सी आर टी हो गया। तो प्रेशर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर के बराबर होता है। और अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इन दैट केस मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म्स में आप केपी और केसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, वही है केपी और केसी। तो अगर आपको केसी लिखना है, मान लो ये केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का सिंपल तरीका होता है। आप पहले एक रेशनल साइन लगाओ, डिवाइड का साइन, ऊपर आप हमेशा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है और इस पे पावर लगाई जाती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, याद रखिएगा। नीचे रिएक्टेंट को लिखा जाता है और उस पे पावर लगाई जाती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। सिंपल सा तरीका, जैसे कि मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, ए ऑफ ए बी ऑफ बी विल गिव यू सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी। इन दैट केस देखो आप जरा चेक करो, सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हैं। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखी, उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले ली, पावर में रख दी। नीचे आपने रिएक्टेंट लिखा और उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दी, पावर में रख दी। सबको समझ में आया? इसी तरह से अगर प्रेशर की टर्म में लिखना चाहते हो आपको प्रेशर लेना है। ठीक है, और फाइनली अगर आप केपी और केसी में रिलेशन निकालना चाहते हो, जो कि मैं रेगुलर लेक्चर्स में निकाल के दिखा चुका हूं, तो आप लोग याद रखना है केपी इक्वल्स टू क्या होता है? केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, ये लिख लो, काम आएगा। केपी इक्वल्स टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी, ये फॉर्मूला है जिसके आपके न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। सो केपी इज इक्वल्स टू, लिख लो इसको, काम आएगा। केपी इज इक्वल्स टू केसी, साथ में आता है आरटी टू द पावर कितना होगा? डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है? यस, नीचे लिखा हुआ है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने गैसियस मोल्स हैं, माइनस में रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल्स हैं, उनके सब्सट्रैक्शन को हम लोग डेल्टा एनजी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? इसके सब्सट्रैक्शन को हम लोग डेल्टा एनजी बोलते हैं। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर। देखो भैया सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम आप अटेन कर सकते हो क्लोज्ड सिस्टम में। अगर आपका सिस्टम ओपन है तो आप इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में अप्रोच कर सकते हो। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में
अप्रोच किया जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। मतलब आप आगे जाके इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हो, पीछे आके भी कर सकते हो। इसको वैसे समझो तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तब भी इक्विलिब्रियम बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आओगे तब भी इक्विलिब्रियम बन सकता है। सबको समझ में आया? अब आते हैं नीचे। अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप लोगों को ध्यान रखना है, आप जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट से कभी भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट अल्टर नहीं होता, इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे मिलेगा जिस पॉइंट पे मिलता आया है। मतलब जिन कॉन्सेंट्रेशंस पे, पॉइंट का मतलब समझो, पॉइंट का मतलब क्या होता है। मान लो आपने रिएक्शन यहां से शुरू करी, यहां रिएक्शन एंड होनी थी, लेकिन भाई साहब पता लगा कि आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, तो इस बीच में यहां पर आके आपका इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। इस पॉइंट पर आपकी जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, आप चाहे कैटलिस्ट डाल दो, चाहे कैटलिस्ट के पप्पा डालो, चाहे अमिताभ बच्चन को लेके आओ, चाहे अमिताभ बच्चन के पप्पा को लेके आओ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी। तो कैटलिस्ट से चेंज क्या होता है? कैटलिस्ट से आप जल्दी अटेन कर सकते हो। बस कैटलिस्ट का काम होता है कि आप लोग टाइम एक्चुअली कम लगेगा इक्विलिब्रियम लाने में, लेकिन इक्विलिब्रियम का पॉइंट वही रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी कैटलिस्ट के आने से। तो आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं, देयर इज अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप लोगों को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जनरल रिलेशनशिप बताता हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि ये वाली A of A B of B will give you C of C and D of D। बहुत बढ़िया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K। ध्यान से समझना। और अगर मैंने मान लो कि इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया, अभी तो देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मान लो अगर मैंने उल्टा कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब समझो, मान लो कि ए से बी बनाया, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 10। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ए से बी बनाया, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है मान लो 10। दिखाई दे रहा है सबको? तो आपको बताना है, अगर मैं यहां पर बी से ए बनाऊं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? बी से ए बनाना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? दैट इज 1/10। खत्म कहानी। सबको समझ में आया? बी से ए बनाऊंगा तो 1/10 हो जाएगा, ए से बी बनाने पर यस, अगर वो 10 है तो। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगर मान लो मैंने पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आप पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो n यहां पर मल्टीप्लाई, n यहां पर मल्टीप्लाई, n यहां पर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? तो जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले था उसकी पावर में n लग जाएगा। समझो कैसे? मान लो कि मेरे पास a से b बना रहा था, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? मान लो 10। अगर मैं बोलूं कि मैं ट्वाइस ऑफ ए से ट्वाइस ऑफ बी बना रहा हूं, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 10⁻²। सबको समझ में आया क्या? बहुत आसान है। किस किस को समझ में आ गया? एक बार ताली बजाओ चैट सेक्शन में। जिस जिसको ये समझ में आ गया कि हाँ, अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली वो n कहां चला जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है, 10⁻²। जिसको समझ में आ गया एक बार ताली बजा के स्वागत करो सलमान खान के इस कॉन्सेप्ट का। यूं बल्ले बल्ले शामा शामा। चलो, सबको समझ में आया? दैट्स रियली ऑसम। अब लास्ट है, अगर मान लो मैंने 1/n से मल्टीप्लाई किया हुआ तो वो 1/n हो जाएगी पावर, खत्म कहानी। इतनी सी बात है। अगर n से किया तो n पावर हो जाएगी, 1/n से किया तो 1/n पावर हो जाएगी, खत्म कहानी। इसमें क्या लाल चड्डी वाली बात है? अब जिसको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए वो एक बार लिखो कि सर हमें लाल चड्डी की जरूरत नहीं है, हमें शक्तिमान वाले लाल चड्डी की जरूरत नहीं है। शक्तिमान जानते हो शक्तिमान क्या होता है? शक्तिमान ऐसा लाल चड्डी कहां पहनता है? अपनी नीली वाली जींस के ऊपर पहनता है, याद है? तो ऐसा शक्तिमान वाली लाल चड्डी की सर हमें जरूरत नहीं है, हम इंटेलिजेंट हैं और हमें अमेजोन से खरीदने की जरूरत नहीं है सर। और बल्ले बल्ले शामा शामा। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। चलो तो अब आगे चलते हैं, है ना? ओह, इट्स लाफ्टर टाइम। हंस लो थोड़ा सा। आजकल मैंने एक नई चीज डाली है, जब बच्चे बोर हो जाए तो एकदम हंस लो। जैसे महादेवी हंस रही है, अब ये क्यों हंस रही है पता नहीं, पर हमारी ये जो बहुत बड़ी अच्छी चीज डाली है, एक बार थोड़ा दांत निकाल लो सारे बच्चों। अच्छा, दांत निकाल लेगा। एलेक्सा भी है हमारे पास, चलो एक जोक सुन लेते हैं। एलेक्सा, प्ले अ जोक इन हिंदी। The skill Hindi jokes can help you with that. जोक 19। गोलू मोलू से कहता है, आज मुझे एक अजीब एसएमएस आया और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। मोलू भी पूछता है, कौन सा एसएमएस, कौन सा एसएमएस? गोलू कहता है, बैटरी लो। ठीक है, ठीक है, अब चलते आगे। क्या आप और सुनना चाहेंगे? नो थैंक्स।
Goodbye. तो चलो अब हम आगे चलते हैं, सबने हंस लिया। Because you used Hindi jokes, Amazon recommends another popular novelty and humor skill called Repeat After Me. Do you want to give it a try? नो थैंक्स। ओके, सो चले अब आगे चलते हैं। हंस लिए सब लोगों ने, दांत निकाल लिए, और सबने दांत निकाल लिए, तो अब हम आगे चलते हैं। इट्स अ लाफ्टर टाइम। अब लाफ्टर टाइम खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं। ली केटली प्रिंसिपल आते हैं भैया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे से आपको 100% एक क्वेश्चन कम से कम मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, और इसके प्रैक्टिस आप जितना करो उतना कम है। तो भैया देखो, एक ली केटली प्रिंसिपल क्या कहता है? ली केटली प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप कोई चीज आराम से सोई पड़ी है, सोचना ली केटली प्रिंसिपल क्या होता है। कोई चीज आराम से सोई पड़ी है, तुम जाके छेड़ते हो, तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। अब मान लो कि कोई कुत्ता सोया हुआ है ना, नींद ले रहा है आराम से, और पीछे से जाके तुम उसको दुलत्ती मारते हो, तो वो कुत्ता एक्शन का रिएक्शन दिखाएगा। सोया हुआ मतलब इक्विलिब्रियम पर है। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और मान लो आपने उसको छेड़ा, तो अपने आप को वो क्या करेगी? बचाएगी और वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन करेगी। समझो जरा, मान लो आप रस्सी पे चल रहे हो, है ना, मैंने ऐसे कर रखा है और रस्सी पे मैं हूं, ऐसे खड़ा हुआ हूं, जरा आप चेक करना। अचानक से हवा आती है, मुझे इस तरफ लेके जाती है। अब मैं ऐसे करूंगा तो मैं अपने आप को बचाऊंगा कैसे? बैलेंस करने के लिए, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो मैं उल्टी तरफ अपनी फोर्स लगाऊंगा ताकि मैं बैलेंस हो जाऊं। आ रहा है समझ में? यूं करके। सो यहां पर इक्विलिब्रियम, ली केटली प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो आपकी केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से बिहेव करती है ताकि एक्सटर्नल फोर्स को आप मिनिमाइज कर सको। दैट इज कॉल्ड ली कैटलियर प्रिंसिपल। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होते हैं? मान लो आप ऊपर से रिएक्टेंट ऐड कर दो, ये भी आपने पंगा लिया। मान लो आप प्रोडक्ट ऐड कर दो, ये भी आपने पंगा लिया। तो इस तरह से देखो, अगर आपने रिएक्टेंट ऐड किया, देखो जो आप करोगे उसका उल्टा करेगा कौन? केमिकल रिएक्शन। जरा सोचो, आपने क्या किया? रिएक्टेंट ऐड किया, तो केमिकल रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्टेंट को खत्म करेगी। बस इतना सा सोच लो। अब रिएक्टेंट खत्म कैसे होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाने से। खुद ही सोचो, आपने क्या पंगा लिया? रिएक्टेंट को ऐड किया। केमिकल रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्टेंट को खत्म करेगी। रिएक्टेंट कैसे खत्म होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से खत्म। आपने क्या किया? प्रोडक्ट को ऐड किया। केमिकल रिएक्शन क्या करेगी? प्रोडक्ट को उसको खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाने पर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट होता है यहां पर, और अगर मैं प्रोडक्ट को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाऊं तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बहुत सिंपल काम है। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट देखो। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्चुअली टेम्परेचर के लिए ली केटली प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि भैया आपकी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। समझिए, अगर मान लो आपकी केमिकल रिएक्शन आराम से पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब अगर मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जरा समझना, तो आपने एनर्जी बढ़ा दी। उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो एक्सोथर्मिक है, वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करती है। समझ में आ गया? खुद एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आप खुद से देखो, आप जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें आप यूं भी तो लिख सकते हो कि रिएक्टेंट विल गिव यू प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। एनर्जी को टेम्परेचर से लिख दो। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को आप कहां पे लिख सकते हो? एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी और टेम्परेचर को लिख सकते हो प्रोडक्ट की तरफ। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप किस चीज को बढ़ा रहे हो? प्रोडक्ट को। तो कहां जाएगा ये प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए? रिवर्स डायरेक्शन में। तो आप याद रखना, जब भी आप प्रोडक्ट को बढ़ाते हो तो रिवर्स में जाना है, रिएक्टेंट को बढ़ाते हो तो आप फॉरवर्ड में जाओगे। समझ में आ गया? बस इसी तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर आप टेम्परेचर को घटाते हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। एक्सोथर्मिक के केस में उसे टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स में जाएगा। एंडोथर्मिक के केस में उसे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। एंडो का मतलब रिएक्टेंट है प्लस टेम्परेचर है, जो आपको क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। तो बेसिकली आपने टेम्परेचर क्या किया? रिएक्टेंट की तरफ लिखा है क्योंकि एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अब आप दिमाग लगाओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो बेसिकली कहां जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि रिएक्टेंट को खत्म किया जा सके। आया समझ में? इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो अपना दिमाग लगाओ। इसी तरह से अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? रिएक्टेंट को कम कर रहे हो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना ताकि रिएक्टेंट बन जाए। तो इतना सा दिमाग अगर आपने लगा लिया तो बहुत आसान काम हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रेशर को भी यूज कर सकते हो। बेसिकली प्रेशर को कैसे यूज किया जाता है? इंक्रीज ऑफ प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन वेयर द लेसर नंबर ऑफ मोल्स। ये है शॉर्ट ट्रिक, आप नोट डाउन कर लो। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम को प्रेशर कम करना है। दिमाग लगाओ। देखो, मान लो आपके ना, आप कमरे में अकेले हो अभी। अगर मान लो रात को 8 बजे मोदी जी आए और कहें कि तुम्हारे कमरे में तुम अकेले नहीं सोओगे, अब से 100 लोग तुम्हारे साथ सोएंगे, मतलब क्या किया तुमने? 100 लोग आ गए।
100 लोग के आने से प्रेशर बढ़ गया। अब आपको प्रेशर को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा भाई। तो सिंपल सी बात है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आपने अगर प्रेशर बढ़ाया तो यू आर इंक्रीजिंग प्रेशर, तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को कम। प्रेशर कम कैसे होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे, खत्म कहानी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो ये वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। इतनी सी कहानी है, सबको समझ में आया, क्लियर है सब लोगों को, ये मतलब है। इसी तरह से डिक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम एट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब समझो तुम क्या कर रहे हो, प्रेशर को घटा रहे हो, तो सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ेंगे प्रेशर, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, खत्म कहानी। तो बेसिकली तुम जब प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, उस तरफ जाएगा केमिकल रिएक्शन। ये इस तरह से किया जाता है। चलो अब कैटलिस्ट के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे, तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। अब आते हैं अपन आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। देखो भैया आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि इसी से आपके रैंक बनेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली आयन से डील करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ मॉलिक्यूल से डील करता था। तो आप जरा चेक करो, मान लो कि आपके पास है ना कोई एक ना आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, वो कैसे टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन बेटा तब अटेन होती है जब आपके पास ए बी कैसा हो बेटा, आप लोगों के लिए वीक होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम का साइन लगता है क्योंकि पूरे नहीं टूटते। तो ए बी अगर टूटा तो कैसे टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस में। अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सेम तरीका जैसे वहां पर किया था। ऊपर किसको लिखोगे, प्रोडक्ट को, नीचे किसको लिखोगे, रिएक्टेंट को, बात खत्म हो गई और कुछ भी नहीं करना। अब जरा चेक करो, अगर आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है तो के का वैल्यू आपको फॉर्मूला याद रखना है, ड्राइव कैसे हुआ इसके लिए मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी दे रखे हैं, आप एक बार जाके चेक कर लेना। तो के का वैल्यू लिखा जाता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। और अगर मैं कहूं कि 1 माइनस अल्फा एक्चुअली अल्फा बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर द रूट के बाई सी। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर कोई पूछे मुझसे कि कौन सा फॉर्मूला काम का है तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये आपका पहला फॉर्मूला मान लो आप जो आपके बहुत काम आएगा। के बी के सी के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा का ये फॉर्मूला अंडर द रूट के बाई सी, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत 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 काम आएगा। अब हम चलते हैं आगे, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को चलते हैं। भैया एसिड कौन होता है, इसमें आपको अलग अलग थ्योरियां दी गई हैं। पहली है अरेनियस। अरेनियस कहता है कि H+ आयन देने वाले को एसिड बोलते हैं, OH- देने वाले को बेस बोलते हैं, खत्म कहानी। समझ में आ गया, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे वो एसिड है और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे वो बेस है, बात खत्म हो गई। अब ब्रोस्टेड लोरी अलग कहता है, ब्रोस्टेड लोरी कहता है एसिड वो है जो H+ डोनेट करे, चाहे वो मीडियम कुछ भी हो, और वो कहता है बेस वो है जो H+ को एक्सेप्ट करे। समझो ब्रोस्टेड लोरी क्या कहता है, ब्रोस्टेड लोरी कहता है एसिड वो है जो H+ डोनेट करे और बेस वो है जो H+ को एक्सेप्ट करे। लुईस एसिड बेस का थ्योरी बड़ा स्पेशल है, वो कोई H+ से डील नहीं करता। लुईस कहता है कि भैया एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जरा आप चेक करो, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो एसिड है। मतलब मान लो कि ये ए है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एक किसमें कन्वर्ट हो गया, A- में, तो बेसिकली ए का नेचर कैसा है, ये एसिड है। और बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। तो बेस होते, बेस की नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया एक बेस है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो डोनेट कर सकता है। तो ये लुईस एसिड बेस थ्योरी है, अमोनिया इज अ लुईस बेस। आ गया सबको समझ में, ये मतलब है। अब आते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है अगर आपने किसी सोल्ट को पानी में डाल दिया तो बेसिकली उसके साथ कैसी कैलकुलेशंस होंगी। अगर आपने किसी सोल्ट को पानी में डाला और जरा चेक करना, वो सोल्ट अगर मान लो वीक एसिड या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, इसमें बहुत सारे आपको बहुत सारे क्या, इसमें 4 सोल्ट मिलेंगे आपको। सोल्ट कितने तरह के होते हैं, 4। पहला जो कि वीक एसिड से बनाओ और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ, दूसरा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाओ और वीक बेस से बनाओ, तीसरा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाओ और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ, और चौथा जो वीक एसिड से बनाओ और वीक बेस से बनाओ। तो इसके हिसाब से आपको टोटल 4 फॉर्मूले मिलते हैं पीएच के। आपको पीएच निकालने के 4 फॉर्मूले मिलते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और इसके ऊपर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रिवीजन करा रहा हूं, जिन बच्चों ने रिवीजन मतलब पहले चैप्टर पढ़ रखा है पर याद नहीं है वो पढ़ लो आप आके, ठीक है। तो जरा आप चेक करो, उसके लिए सबसे पहले तो आप जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखते हो KH होता है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, KW/KA। अब यहां पर KA क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास इस सोल्ट के अंदर एसिड वीक है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको,
मान लो आपके पास ये है, सपोज करो CH3COO एंड देन Na, ये एक सोल्ट है, पता है ये किससे बना है? CH3COO माइनस और Na प्लस से बना है, जो कि कहां से आए होंगे? CH3COOH से आए होंगे, ठीक है, CH3COO माइनस, और NaOH से आया होगा Na प्लस। तो मतलब ये तो क्या है? वीक एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो पीएच की वैल्यू पक्का 7 से ज्यादा होगी, ये तो कंफर्म है। तो आपको वीक एसिड के केस में ही के को लिखा जाता है। के की वैल्यू स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नहीं है, वीक एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए के को लिखा जाता है, इसीलिए हमने के लिया। तो के एच की वैल्यू किसके बराबर है? के डब्ल्यू अपॉन के। पहली चीज तो ये है। और यहां पर आप देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जरा आप चेक करो, हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं एच को। जैसे अल्फा होता है ना अल्फा, वैसे ही एक एच भी होता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। वो किसके बराबर होता है? अंडर द रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, दैट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और अब आते हैं इसके पीएच के फॉर्मूले पर। यहां पर मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी ड्राइव करवा चुका हूं। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि आपकी पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो आप 7 प्लस भी लिख सकते हो। पी के डब्ल्यू की जगह आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो 7 प्लस, क्योंकि 7 से ज्यादा होगी। हाफ को बाहर लगाओ, फिर क्या लिखोगे? पी के ए, ठीक है, पी के ए, और साथ में क्या लिखोगे? यस, साथ में लिखा हुआ है log C, तो प्लस log C। ये फॉर्मूला बनता है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ में ये वैल्यू जुड़ जाएगी, बात खत्म। क्लियर हो गया? अब अपन चलते हैं आगे। अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है तो KH का वैल्यू किसके बराबर होगा? KW अपॉन KB। और H का वैल्यू कैसे लिखोगे? देखो फॉर्मूले में सिर्फ K की जगह KB लगाना और कुछ नहीं, तो यहां पर K की जगह KB आ गया। और पीएच की वैल्यू, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से कम होगी, तो आपको क्या लिखना है? आपको 7 में से माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? हाफ बाहर लगाओगे। फॉर्मूले याद करने बहुत आसान है, अगर आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो। पीकेबी, ठीक है, पीकेबी बाहर निकाला, माइनस log C। ये आप इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, 7 में से माइनस हो जाएगी ये चीज। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको याद हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले। और ये सारे फॉर्मूले एक्चुअली आप लोगों को बुक्स में दिए हुए हैं, मैंने ड्राइव भी करा रखे हैं, आपको काम आएंगे, आप प्लीज लिख लो। और मान लो वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट बना हुआ है तो आपके साथ के आसपास होंगे। और ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, और मैं आपको गारंटी देता हूं सवाल इसी से आएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सवाल किससे आएगा, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये फॉर्मूला आप रट्टा मार लो, याद कर लो। कैसे आता है मैंने सिखा रखा है वैसे लेक्चर्स के अंदर, पर प्लीज आप इसको याद कर लो, इसमें से सवाल पक्का आएगा। अगेन यहां पर 7 प्लस क्या लिखा हुआ? हाफ पीके माइनस पीकेबी। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक एसिड और वीक बेस के केस में फॉर्मूला है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है। फिर लास्ट में यहां पर हेंडरसन इक्वेशन दे रखी है बफर सॉल्यूशन के लिए, और ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है जरा आप चेक करो। बफर सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। अगर आपका बफर सॉल्यूशन एसिडिक है तो इन दैट केस आप क्या लिखते हो? पीएच इज इक्वल टू पी के ए, क्योंकि एसिडिक है तो ए लगाया हमने। साथ में क्या लिखोगे? लोग सोल्ट अपॉन एसिड, खत्म कहानी। और अगर आपका मान लो बफर सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या लिखोगे? यस, तो पीएच का फॉर्मूला होगा 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड। तो आप लोग याद रखना है, आप इसको यू भी याद रख सकते हो। बेस बफर जो कि आपका बेसिक होगा उसके लिए आप पीयूएच इज इक्वल टू लिख सकते हो पीकेबी, और साथ में लिखा हुआ है प्लस, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पीओएच निकाल लोगे तो पीएच निकालना आसान होता है, प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूले आपको बेटा बैठ के याद करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। इज दिस क्लियर? अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे चलते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। बहुत सिंपल। अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे सिंपल टॉपिक क्या है इन सब में, तो ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक बहुत सिंपल है। इसमें ना आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर मान लो कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो सोल्व नहीं होते, बट सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे चुटके में सोल्व हो जाते हैं। अब इसका तरीका क्या है? देखो आपको ना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेने होते हैं, जैसे कि BaSO4 जो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Ba+2 एंड SO4 -2 में, ऐसे करके टूटेगा। ठीक है। सो अगर आप इसके लिए KSP की वैल्यू निकालो, जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सो बेसिकली KSP की वैल्यू कैसे निकलती है? बहुत सिंपल है। आपको BaSO4 तो लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है और सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है। ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। KSP की वैल्यू के लिए आप सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन के आयंस को कंसीडर करते हो, और कुछ भी कंसीडर आपको करना ही नहीं है। जैसे कि मान लो MgOH होल्ट वाइज के लिए लिखना है, जो कि Mg+2 में और OH-2 में टूटा हुआ है, इसके लिए भी KSP लिखना बहुत आसान है।
तो आपको सिर्फ आयंस की आपको कॉन्सेंट्रेशन लेनी होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए। आपको आयन के अलावा, आयंस मतलब आयन के अलावा सॉलिड दिया हो उसको काउंट नहीं करते केएसपी के अंदर। सबको समझ में आ गया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो चलते हैं अब आगे। चलो, सो फाइनली ये हमारे तरफ से, मेरी तरफ से चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे तैयार हैं तो अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। अब बैठ के सोल्व करते हैं, जितना थ्योरी था उसको लगाते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे एवेंजर की तरह तैयार हैं? जो तैयार हैं तो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो कि यस गाइस, ओह यस सर आई एम रेडी। कम ऑन डूड, आंसर लिखो। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? जो तैयार है प्लीज आप एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो कि यस सर आई एम रेडी, यस सर वी आर रेडी। कम ऑन डूड, एक बार लिखो। एमसीक्यूज करने वाले हैं, जब तक आप लिखो नहीं मजा नहीं आएगा। लिखो एक बार। कितने प्यारे बच्चे हैं। सबा खान लिखती है, खुशबू सिस बहुत ही अच्छे, क्या बात है। तो सारे बच्चे मेरे तैयार हैं। अभी हम लोग मेंटी क्विज करने वाले हैं। मेंटी क्विज नहीं करने वाले, सवाल दूंगा मैं, आप लोगों को जवाब देने हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे ईमानदारी से, ठीक है? ओके, बहुत अच्छे। तो मैं अब दे रहा हूं आपको पहला सवाल। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व करो। लेट्स स्टार्ट द क्विज। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं तो पानी भी लेता हूं। कहता है फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्वाइस ऑफ NO2 इज कन्वर्टेड इनटू N2O4 और आपको यहां पर दिया हुआ है 60 किलो जूल। मतलब ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, खुद एनर्जी बाहर निकाल रही है। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा। ये ली-केटले प्रिंसिपल, आप सोचो जरा क्या होगा। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, अब अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या आंसर आएगा? फेवर द फॉर्मेशन ऑफ N2O4, क्या ये N2O4 को ज्यादा बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड में जाएगा। फेवर द डीकंपोजिशन ऑफ N2O4, मतलब क्या ये रिवर्स में जाएगा। सी पूछ रहा है डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, क्या ऐसा होगा। एंड स्टॉप द रिएक्शन, क्या ऐसा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब दे ही दिया है। क्योंकि अब आप जरा चेक करना है सीन क्या है। ऑब्वियसली आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, जबकि केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप जानबूझ के टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, इसका मतलब आप बेसिकली प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो। तो इसको प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं तो कहां जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में। तो N2O4 तो टूटेगा ना, डीकंपोजिशन होगा। आंसर इसका बी बनेगा, जो काफी बच्चों ने दिया है। माशाअल्लाह, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम छाए हो, बी आंसर बनेगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू बच्चों, ये दूसरा सवाल है जो आप लोगों को आंसर देना है। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन H2S, जो आपको क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ H2 एंड S2 दे रहा है, ठीक है। हैड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 0.2 मोल्स ऑफ H2 एंड 0.8 मोल्स ऑफ H2 इन 2 लीटर वेसल। आपको केसी का वैल्यू निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है और आप लोगों को इसका जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कौन कौन इसका जवाब देता है, देखिए कौन कौन इसका जवाब देता है। जरा चैट सेक्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं कौन है मेरा प्यारा बच्चा जो यहाँ पर इसका आंसर दे रहा है। चैट सेक्शन में देख लें कौन है जो धमाल किया हुआ है। आहा, जवाब दो, कॉपी पेन लेके बैठना। कोई कह रहा है नहीं आता। सौरभ बेटा निकालो बेटा, क्या आता तुमको? पोटी सुसु के अलावा सब आता? पोटी सुसु आता, बाकी कुछ नहीं आता, ऐसा? तो देखो अब इसके लिए क्या करना था। मान लो आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आपको लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ H2S इक्विलिब्रियम पर, तो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस लिखा हुआ है H2, है ना। सारी गैस है, तो सारी गैस आपको दे रखी, मैं लिख नहीं रहा हूं। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब अगर इसके केसी लिखो, पहले इसके लिए केसी क्या लिखोगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, उसकी क्या करनी है, स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है। और डिवाइड क्या करोगे, H2S गैस लोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे और साथ में उसकी स्क्वायर करोगे। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको, जो कि कितनी होगी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। देखो हाइड्रोजन गैस आपको दे रखी है 1 मोल, उसको डिवाइड करो वॉल्यूम से, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। इसी तरह से H2 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, H2 कितना दे रखा है 0.8, उसको डिवाइड करो 2 से, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। इसी तरह से आप यहां पर H2S लो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे,
ये दे रखा है 0.8, उसको डिवाइड करो 2 से, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब वैल्यू उठा के रख दो, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब ये वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है सब लोगों को? तो आंसर क्या आएगा? सी। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था। ये देखो 2 से डिवाइड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। बस इस फॉर्मूले में डालो और आंसर आपका आ जाता है 0.016। जिसने निकाला उसकी बल्ले बल्ले, बधाई के पात्र हैं वो। अब ये सवाल अगला है जो आप लोगों को आंसर देना है, जल्दी से बता इसका आंसर क्या बनेगा। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन x2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y2 इक्विलिब्रियम पे 2 टाइम्स ऑफ x/4 इज लेस देन 0। आपको कहता है इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू ना लेस देन 0 है, तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ। बहुत बढ़िया सवाल है और ये ली कैटले प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, आया समझ में? अब वो कहता है कि डेल्टा एच का वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये एक्सोथर्मिक हो गई, दिमाग लगाना है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आपसे पूछा है कि x/4 विल बी फेवर्ड एट, आपको बताना है कि x/4 आप कैसे बना पाओगे, दैट इज द क्वेश्चन। x/4 कैसे बनेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है तो आपको टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा? अगर आप x/4 बनाना चाहते हो तो टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या होना है? आंसर आपका या तो होना चाहिए बी या होना चाहिए डी, बी ओ डी। अब आगे देखो, प्रेशर क्या होना चाहिए भाई? आप ज्यादा से ज्यादा x/4 बनाना चाहते हो तो देखो, आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट की तरफ गैसियस मोल्स कितने हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, रिएक्टेंट की तरफ गैसियस मोल्स कितने हैं? ये रहा 1 और ये रहे 4, तो रिएक्टेंट की तरफ 5 है गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं? 2। और आप बनाना चाहते हो प्रोडक्ट, यानी कि x/4 बनाना चाहते हो, मतलब आप मोल्स घटाना चाहते हो। मोल्स घटने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। भाई मोल्स कभी तभी घटेंगे जब प्रेशर हाई होगा, खत्म कहानी। तो यहां पर प्रेशर हाई चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए। आंसर क्या बनेगा इसका? मेरे प्यारे बच्चों ने दिया आंसर इसका डी होगा। बहुत बहुत बढ़िया बच्चे, एकदम धमाल मचाए हुए हैं। आंसर इसका पक्के से डी होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, चौथा सवाल है, और ये सवाल जो दिया है वो बफर सॉल्यूशन का है। अगर आपको इसके फॉर्मूले आते हैं तो आप कर लोगे। अब सवाल क्या पूछा है? अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब आप देखो आपने क्या लिया, बफर सॉल्यूशन में अमोनिया यूज किया है। क्लियर हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.3 कैपिटल M, सबको समझ में आया? एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इज 0.2 कैपिटल M। ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखोगे ना, आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला हुआ तो ये वीक बेस हुआ और ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड वाला सोल्ट हो गया। तो आपको सिर्फ इतना पूछा है, आप सॉरी NH4 प्लस वीक बेस नहीं हुआ, ये तो प्लस लगाओ तो ये एसिड हो गया ना, ये एसिड है और वो उसका कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट है, अमोनिया जो दे रखा आपको, तो प्लस है ना, प्लस में एसिड ही तो हुआ ये। तो अब आपसे क्या कहता है कि अगर अमोनिया का Kb का वैल्यू आपको गिवन है, वो कितना है? 1.8 × 10⁻⁵, तब आपको बताना है pH कितनी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग इसका जवाब दोगे। अगेन आपको वीक, ध्यान से समझना, आप यहां पर आप लोगों को क्या ढूंढना है? आप लोगों को यह ढूंढना है पहले तो बफर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, और फिर आप लोगों को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एसिड के केस में pH का फॉर्मूला कैसे निकलता था? दैट इज pKa प्लस ऊपर क्या लेते थे? सोल्ट, और नीचे क्या लेते थे? उसका एसिड। और बेसिक बफर के लिए क्या कैसे लिखते थे फॉर्मूला? बेसिक बफर के लिए लिखते थे POH विच इज इक्वल टू PKB, ठीक है, प्लस ऊपर क्या लिखते थे? सोल्ट, और नीचे क्या लिखते थे? बेस। ये फॉर्मूले थे। अब आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि भैया बफर है कैसा, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है। तो आपको मैं आंसर बताता हूं, आंसर इसका बी बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आया, तो जरा आप चेक करना, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जरा आप ध्यान से इसको चेक करो। ये जो बफर आपको दिख रहा है, अमोनिया के चक्कर में ये बफर कैसा आपको दिख रहा है? ये आपका बफर बेसिक बफर है, क्योंकि ये वीक बेस है। दिस इज अ वीक बेस, समझ में आ गया? सो दिस इज अ वीक बेस। अब ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर के केस में pH का फॉर्मूला क्या होता है? PKB प्लस सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, PKB की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB। KB की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, जब इसको सोल्व करोगे तो 4.74 आएगा। अगर आपको लॉग सोल्व नहीं करनी आती तो लॉग का ना मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप लिखना हाउ टू कैलकुलेट लॉग, ठीक है, बाय अरविंद अरोड़ा।
तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस पर जाके लोग चेक करना कैसे निकालते हैं। अगर आपने पीओएच निकाल लिया तो पीएच निकालना आसान है, 14 में से माइनस कर दो वो वैल्यू, बात यहां पे खत्म हो जाती है। तो फाइनली पीकेबी की वैल्यू है 4.74, उसमें आगे लेना है। ऊपर देखो आपने सोल्ट लिया 0.2 वैल्यू दे रखी है और यहां पर वीक बेस लिया, उसकी वैल्यू दे रखी है 4.56 आएगा, उसको आपको 14 से माइनस करना है, 9.44 आंसर आएगा इसका। इस तरह से आपको निकालना था, ठीक है, क्योंकि बेसिक है तो 7 से ज्यादा आएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल भी है, सब लोग आंसर दो। कहता है दी फर्स्ट एंड द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, आपको पहला और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है H2A के लिए। पहला और दूसरा का मतलब दोनों हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो। वैल्यू कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है 10⁻⁵ और दूसरे की 10⁻⁻10। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब पूरी केमिकल, पूरे एसिड के लिए आपको बताना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताओ। सिंपली अगर आपको पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको K1 इंटू K2 करना पड़ेगा। दोनों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इसका क्या आएगा, -5 -10 -15। आंसर इसका बी होगा। अगर आपने बी दिया है तो आप बिल्कुल सही हो, काफी बच्चों ने इसका बी आंसर दे ही दिया है। अब कैसे निकालना है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ओवरऑल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, K1 इंटू K2, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना होता है सिर्फ और आंसर आप लोगों का आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब जरा समझ लो कि आप H2S में से पहला हाइड्रोजन निकाल लिए तो ये H प्लस और किस में कन्वर्ट हो गया, HS माइनस में। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। फिर आपने HS माइनस में से एक और H प्लस निकाल लिया तो ये कुछ इस तरह से, और यहां पर ये K2 है। अब आपको क्या करना है, ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप ओवरऑल K निकालना चाहो तो वो कैसे निकलेगा, दैट इज K1 इंटू K2। दैट्स इट, यही करना है आपको और कुछ नहीं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यह तो सवाल बेहद आसान है और मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इसका आंसर देना चाहिए। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 विल गिव यू SO3। इसके लिए Kp का वैल्यू दे रखा है Kc इंटू RT टू द पावर x। आपको बतानी है x क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। आपको बताना है x क्या है। बाय द वे, अगर आपको रूबिक्स क्यूब को कैसे सोल्व किया जाता है ये सीखना है तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। रूबिक्स क्यूब को कैसे सोल्व करते हैं इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए, और मैंने बता रखा है बकायदा कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करना, मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैंने खुद ने सोल्व कर रखी है, ठीक है। उसका तरीका बताया हुआ है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप घर पे बैठ के रूबिक्स क्यूब को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आप इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है arvind.arora, वहां पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आय हाय, चलो एक्स का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एक्स का वैल्यू, दैट इज गैसियस मॉलिक्यूल्स एट प्रोडक्ट साइड, वो है 1, क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, देखो ये 1 है और ये हाफ है, तो टोटल कितना हो गया 1.5 यानी कि 1.5। तो ये कितना आएगा, माइनस का हाफ आंसर आएगा। आंसर इसका सी बनना था, काफी बच्चों ने सी ही आंसर दिया है और उनकी एकदम बल्ले बल्ले, जय हो, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 7वें सवाल पर, इसका जवाब दीजिए फटाफट से। कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 प्लस ट्वाइस NO। बहुत अच्छा सवाल है। आपको इस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, वैल्यू आप जरा केमिकल रिएक्शन को चेक करना, क्या दे रखी है आपको। केमिकल रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ट्वाइस ऑफ NO बनाता है और उसके लिए 4 × 10⁻⁻4 दे रखा है। अब आपसे पूछता है कि बताओ इस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। उसका दे रखा है, इसका पूछा है, उसमें और इसमें फर्क क्या है। पहले तो ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, ये सेकंड केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट से सेकंड में फर्क क्या है, फर्स्ट से सेकंड में फर्क ये है कि आपने सेकंड वाले में क्या किया है, बेसिकली पहले तो रिएक्शन को उल्टा किया। देखो N2O2 क्या बना रहा था, NO, अब आपने उल्टा कर दिया। NO क्या कर रहा है, आपको N2 और O2 दे रहा है। पहले तो रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अगर रिएक्शन को उल्टा करें, मैं मान लेता हूं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, अगर रिएक्शन को उल्टा करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, 1/K, सही है। अब आपने क्या किया, उल्टा करने के बाद सबको हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहां भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहां भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, यहां भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब आपको पावर में क्या लगा देना है, हाफ। खत्म हो गया कहानी। तो इसका मतलब आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, 1/√K। तो रूट के कर दो, 1/√, साथ में क्या करना है 4 × 10⁻⁻⁴। जब इसको सोल्व करोगे 4 की रूट क्या होती है 2, तो 2 बाहर आ गया, तो 1/2।
और 10⁻⁴ का क्या होता है 10⁻⁻², ऊपर जाके क्या हो गया 100/2, तो आंसर क्या आएगा 50। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, आंसर इसका 50 आएगा। अगर आप लोग सी आंसर दिया हो तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो शामा शामा। अब देखो अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल 8वां। ये सवाल भी फॉर्मूला बेस्ड है और मैंने आपसे कहा था कि आपकी एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है सिर्फ सोल्ट हाइड्रोलिसिस का, उस पे सवाल आएगा, गारंटी दे रहा हूं, और ये सवाल जरूर आएगा 4 नंबर का। अब आप इसको सोल्व करो, क्या कहता है, द पीके ऑफ वीक एसिड फॉर HA इज 4.8, पीकेबी फॉर वीक बेस इज 4.78। फिर कहता है द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट BA विल बी, आपको वीक एसिड और वीक बेस दे रखा है, उससे एक सोल्ट बनाया है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, पीके पीकेबी की वैल्यू दे रखी, तो आपको पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल, 7 + हाफ, उसके बाद क्या लिखना है pKa माइनस pKb। इससे आसान तो फॉर्मूला कोई हो ही नहीं सकता, ये फॉर्मूला याद कर लो, मैं गारंटी देता हूं नीट पे इस पे सवाल आएगा 100%। तो pH का फॉर्मूला क्या निकलेगा, 7 + हाफ, pKa की वैल्यू कितनी है 4.8, pKb की वैल्यू कितनी है 4.78, यही है ना। बस तो अब आप आंसर देखो 7 के आसपास आएगा, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर इसका डी बनेगा। देखो बेस में थोड़ी चला जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस का बना है ना, तो वो एसिड में जाएगा, तो आंसर तो इसका डी होना है। पता है कई बार तो आंसर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 7 के आसपास आएगा, और ये 7 के आसपास आंसर सिर्फ डी ही है और कोई है ही नहीं। आई डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं सीधे आंसर लिख सकता हूं। कई बच्चे कैलकुलेशन करने में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो प्लीज आप मत करना वो। अब चलते हैं हमारे 9वें सवाल पर। यह सवाल मैंने काफी बार कराया, और ये सवाल जो है बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, अल्फा इज इक्वल टू √KA/KB/C। याद है पिरिडीन एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, जिससे पिरिडीनियम आयन बनता है। आपको Kb की वैल्यू दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैंने काफी बार करवाया, तो सबसे पहले आप अल्फा का वैल्यू निकाल लो, वो होता है √KB/C। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.7 × 10⁻⁹, उसको कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करो, 0.1 से डिवाइड किया तो बेसिकली क्या हुआ, ऊपर जाके 0.8 हो गया, तो 1.7 × 10⁻⁸ तो माइनस का 4 बाहर आया, जिससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि आपकी अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में पूछी है आपसे, सिर्फ इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं। तो फाइनली आंसर कैसे बनेगा ये देखो जरा, आप चेक कर लो। तो फाइनली हम लोग बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, KB/C। आप ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। आपको दिया हुआ द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1 M, और एक्वस सॉल्यूशन में आपको Kb का वैल्यू भी दे रखा है। आया समझ में। सो अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आपको पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है √KB/C। केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। अब आपको सिर्फ परसेंटेज में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आपको निकाल देना था। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इट। अब चलते हैं आखिरी सवाल पर, आज का आखिरी सवाल, उसके बाद तुम भी सोना, मैं भी सोऊंगा, खाना मैंने खाया नहीं है, तुम भी आराम से खाना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आखिरी सवाल है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम। आपसे पूछा है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी किस केस में मिनिमम होगी। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को इसका जवाब देना है, आप लोग प्लीज इसका जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। बस इसमें आप ली कैटलेर प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, मिनिमम मतलब AgCl घुलेगा ही नहीं, इसका मतलब बेसिकली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, वो बैकवर्ड में जा रहा है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसमें होगी मिनिमम, जिसमें कॉमन आयन आएगा। अगर मान लो AgCl के साथ मैंने कोई ऐसा आयन डाल दिया, जैसे कि मान लो NaCl डाल दिया, तो इसमें ClCl कॉमन हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप AgCl को तोड़ते हो ना, तो कैसे टूटता है वो टूटता है Ag+ और Cl- में। अगर मान लो कि मैंने NaCl डाल दिया, तो Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे वापस AgCl बनने लग जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि इसकी सोल्युबिलिटी घट रही है। सबको समझ में आया। तो बेसिकली वो कौन होगा, NaCl, कॉमन आयन वाला डालना है। आंसर क्या बनेगा, सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इक्विलिब्रियम भी खत्म किया है, आंसर इसका सी होगा।
इसमें ना उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी जिनको पहले किया हुआ था, सिर्फ रिवीजन करना था और फिर सवाल करने थे। मैंने आपको बहुत ही फटाफट तरीके से सवाल भी करा दिए और आपके चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो भी कवर करा दिए, है ना। सो आप लोग बहुत ध्यान से इनको फिर से देख के एक बार चेक कर लेना, आपको काम आएगा, है ना। सो चलिए गाइस, फाइनली इसका आंसर सी होगा और आप लोगों ने कॉमन एन इफेक्ट पढ़ा होगा, उसकी वजह से इसका आंसर आया। ली कैटल प्रिंसिपल से भी आंसर दे सकते हो। फाइनली गाइस दैट्स इट, आप लोग आराम से अब सो जाओ। लेकिन जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे कि पी ब्लॉक के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जरूर जाके देखना, आई एम रिक्वेस्टिंग। और ये इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है और अगर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हो तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, तो प्लीज आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा। वेदांतु नीट मेडी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये हमारी फैमिली है और हमारा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बनता है। करो, इसको 1 मिलियन तक लेके जाओ, क्योंकि आप लोग ही हो जो कि इसको 1 मिलियन तक लेके जा सकता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सी या, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं अब कल अच्छे सेशंस के साथ। बाय बाय।